हेलो प्यारे बच्चों, तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम बढ़िया, जबरदस्त और अच्छा होगा। तो आज ऐसे दो प्रश्न की बात करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पक्का पूछा जाता है। हाइगेंस का सिद्धांत, जिसमें अपवर्तन तथा परावर्तन की व्याख्या करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार 2026 में 100% छपेगा। ये मैं अपने सभी प्यारे भाई बहनों से बोल देना चाहता हूं, तैयार हो जाना। 100 नहीं, 200% छपेगा, ये भी लिख के ले लो, ठीक है। और आज के इस वीडियो में संकल्प लेके सभी लोग इसे तैयार कर लेना, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो इस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्लास 12 की जबरदस्त तैयारी के लिए सबसे पहला काम, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में भाई नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर क्लासेज का नोटिफिकेशन, क्लासेज का पीडीएफ, सब चीज आपको दिया जाता है। और उसके बाद चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप सभी लोगों के लिए, खासकर यूपी बोर्ड के सभी बच्चों के लिए अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, जो कि आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए और इससे आपको फायदा हो सकता है। अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़े हैं या ऐप से जुड़े हैं, हमारा उद्देश्य कि आप सभी लोगों को बोर्ड में 90+% दिलाना और टॉपर बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम ऑफलाइन टेस्ट, बोर्ड एग्जाम से पहले ऑनलाइन टेस्ट तो सब लोग लेते हैं, लेकिन हम ऑफलाइन टेस्ट 4 जनवरी को लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बनारस के पांडेपुर में एक सेंटर है, वहां पे, ठीक है। इसके लिए मैं 1-2 दिन के अंदर आप लोगों के लिए फॉर्म लेकर आऊंगा। उस फॉर्म को सभी लोग भर दीजिएगा, भर के आके टेस्ट दे दीजिएगा और अपनी तैयारी देखिएगा। 12 बजे तक आना है, 1 बजे से आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र के, प्रयागराज के बच्चे आराम से आ सकते हैं यहाँ पे टेस्ट देने, क्योंकि अगल बगल के सटे हुए जिला है। लखनऊ तक के बच्चे, बाराबंकी, जय कौशाम्बी तक के बच्चे भी आ सकते हैं। 2-3 घंटे का ट्रेवलिंग है। इससे क्या होगी, आपकी एक तैयारी की जांच होगी, प्लस में कॉपी लिखने की प्रैक्टिस होगी। आपको हम कॉपी भी देंगे, पेपर भी देंगे, और कॉपी का फॉर्मेट वही होगा जो यूपी बोर्ड ने इस बार पैटर्न को चेंज किया है कॉपी का ना, उसी पैटर्न पर आपको कॉपी दिया जाएगा, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। और इसी नहीं, आप सभी लोग अगर आगे चल के बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो बीएससी नर्सिंग का भी आप सभी लोगों का टेस्ट उसी दिन होगा, 12 बजे से, बीएससी नर्सिंग और क्लास 12 दोनों का। तो आप आएंगे तो यहाँ पे भी काफी मजा आएगा, काफी अच्छे तरीके से पूरी टीम होगी और अच्छे तरीके से आपका टेस्ट का संचालन होगा। 4 जनवरी को इसका 1-2 दिन के अंदर यही यूट्यूब पर फॉर्म लेकर आऊंगा। फॉर्म को भर के ही आना है, क्योंकि फॉर्म भरोगे तो आपका एडमिट कार्ड बनेगा, उसके बाद आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, यह सूचना थी आप सभी लोगों को। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। एक चीज समझना, ये सब चीजें आपको फ्री में की जा रही है ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके, है ना। दोनों की दोनों चीज, है ना। इतना जबरदस्त तैयारी के लिए ये सब चीज़ की जा रही है। चाहे आपको बीएससी नर्सिंग अगर आगे चल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको ऑफलाइन का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, बोर्ड तैयारी में 95+, 90+ दिलाने के लिए ऑफलाइन का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, तो इसका फायदा आप सभी लोग प्यारे बच्चे जरूर ले उठाना, ठीक है। बहुत जरूरी आप लोगों के लिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये है। क्या है क्वेश्चन? हाइगेंस का द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत लिखिए। ये क्वेश्चन, और इसके आधार पे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन हो गया। या फिर देखो, हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत लिखे था, इसके आधार पे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करना या प्रकाश के अपवर्तन को प्रतिपादन करना, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है प्यारे बच्चे। तो चलिए कनेक्ट करते हैं एकदम बढ़िया तरीके से इसको, एकदम जबरदस्त तरीके से, है ना। चलो देखो क्वेश्चन क्या है। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसी माध्यम में तरंग को संचरण के लिए क्या किया? सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश ध्वनि तरंगों का संचरित होती है। यानी देखो, अब लोग, कुछ लोग कहते हैं भैया इसको हाथ से लिख के पढ़ाई करो। आपके समय को बचाने के लिए मैं ऐसा करता हूं, हाथ से लिख के नहीं पढ़ाता हूं, ताकि आपका कम समय में ज्यादा चीजें तैयार हो सके। और इसका पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं, तो आप तैयार कर सकते हो, है ना। तो हाइगेंस ने क्या किया था? किसी माध्यम में तरंग संचरण के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादन किया। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रकाश या फिर ध्वनि के संचरण इसी सिद्धांत के आधार पे होता है। एक हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे, मेरी बात को सुनना। वह ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया, और इसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश और ध्वनि का संचारण किसी भी माध्यम में होता है।
जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया था उसी सिद्धांत के आधार पे प्रकाश और ध्वनि का संचारण किसी माध्यम में होता है। यह हाइगेंस के सिद्धांत की कहानी हो गई। यानी हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया और उस सिद्धांत के आधार पे प्रकाश या ध्वनि का संचारण किसी माध्यम में होता है। और इस सिद्धांत को हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। जो आपसे पूछा गया कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को बताइए, तो जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादन किया जिसके आधार पे प्रकाश और ध्वनि तरंगे चलती है, उन्हीं सिद्धांत को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। जैसे सरकार एक ट्रैफिक नियम प्रतिपादन करती है और उस ट्रैफिक नियम को आप लोग फॉलो करते हो। लाल बत्ती जलेगी, रुक जाओगे, हरी बत्ती चलेगी, चलने लगोगे। तो सरकार ने जो ट्रैफिक नियम का फॉलो किया, प्रतिपादन किया, उसको आप लोग फॉलो कर रहे हो। उसी तरीके से हाइगेंस ने एक सिद्धांत प्रतिपादन किया जिसका पालन ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे चलने में करती हैं। इन सिद्धांत को क्या बोलते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी प्यारे बच्चे कमेंट करेंगे। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत बोलते हैं। और हाइगेंस के तरंगों का संचरण निम्न परिकल्पना द्वारा उन्होंने समझाया। पहली परिकल्पना हाइगेंस का क्या था? देखो, पहली परिकल्पना क्या था आप लोगों के सामने? सबसे पहली परिकल्पना आप लोगों के सामने है, जब कोई तरंग किसी माध्यम में, देखो जब किसी माध्यम में, उनकी परिकल्पना क्या था हाइगेंस का? ध्यान से समझना। जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं और कंपन करते हुए कण जहां पे समान कला में होते हैं, कंपन करते हुए कण जहां पे एक ही कला में कंपन करते हैं, उनके बिंदुपथ को क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। कंपन करते हुए कण जहां पे भी समान कला में होते हैं, उनके बिंदुपथ को क्या बोलते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। यानी जब कोई कण किसी माध्यम में, कोई तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न किया जाता है तो माध्यम के चारों तरफ के कण क्या करने लगते हैं? कंपन करने लगते हैं। कंपन करते हुए जब कण समान कला में होते हैं, एक ही कला में जब कंपन करते हैं, यानी समान कला में कंपन करते हैं, तो उसका जो बिंदुपथ होता है उसे क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। जैसे मान लो ये तरंग है, शू करके माध्यम में गया। अब शू करके माध्यम गया तो इसके चारों तरफ की ये सब माध्यम जो है ये क्या करेंगे? कंपन करने लगेंगे। अब कभी बुलेट ट्रेन जाते हुए देखते हो, चुक से करके निकलती है, तो चारों तरफ की हवाएं कंपन करने लगती है। जब कंपन करेंगी तो कंपन करते हुए हवा जब एक साथ समान कला में हो, मतलब कंपन का मतलब इसे कंपन करें, अब ऐसे करके एक ही साथ दोनों रुक गई, ऐसे करके आगे। अब यहाँ पे दोनों समान कला में चलेगी। जब दोनों समान कला में होगा तो उसका बिंदुपथ खींचेंगे तो उसे तरंगार्ग कहते हैं। परीक्षा में 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछता भी है कि तरंगार्ग किसे कहते हैं, तो परिभाषा लिख देना। जब कोई कण कंपन करता है तो उसके चारों तरफ के कण, चारों तरफ के माध्यम के कण भी कंपन करने लगते हैं। भाई डीजे बजता तो उसके चारों तरफ हिलने नहीं लगता है घर द्वार, है ना? सेम चीज है, चारों तरफ का माध्यम भी कंपन करने लगते हैं। और कंपन करते वक्त जब सभी कण क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तरंगार्ग कहते हैं। कंपन करते वक्त जब सभी कण क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तरंगार्ग करते हैं, है ना? अच्छा, अब देखो जब कंपन, जैसे यहाँ पे देखो ये प्रकाश स्रोत है, ध्यान समझना, ये प्रकाश स्रोत है, इसे आपको अपने पेपर में बनाना होगा। ध्यान समझना, ये प्रकाश स्रोत जो कि प्रकाश को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। अब यहां से तरंगे चली, जब तरंगे चली तो ये कंपन करते हुए ये कण है, ये कण है जो कि समान कला में है। मैंने इन कणों को लेते हुए एक क्या खींच दिया? बिंदुपथ खींच दिया। ये बिंदुपथ खींच दिया, ये बिंदुपथ खींच दिया। द्वितीयक तरंगिकाएं बता रहे हैं ना, ये बिंदुपथ खींच दिया। अब इन बिंदुपथ जब खींचा, इसका जो है नई स्थिति को पता करना, तो इस पे हम क्या करेंगे? बिंदुपथ को लेते हुए एक स्पष्ट रेखा खींच देंगे। ये तरंग के नई स्थिति को दर्शाता है ना? ये तरंग को क्या, ये रेखा जो है ये तरंग को, ये नई स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है ना? ये तरंग की नई स्थिति को दर्शाता है। यानी तरंगार्ग क्या होगा? तरंगार्ग पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जिससे सभी दिशाओं में गोलीय तरंगिकाएं निकलती हैं। क्या निकलती? गोलीय तरंगिकाएं निकलती। देखो ये सब क्या था? तरंगार्ग था। इस पर स्थित सभी एक नए तरंग स्रोत की काम किया और इससे क्या होती हैं? गोलीय तरंगिकाएं निकलती हैं। और गोलीय तरंगिकाएं को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये मूल तरंगिकाएं, जिस तरंग से ये प्रकाश किरण यहां आई थी ना,
ये मूल तरंगिकाओं के चाल से ही क्या करती हैं, आगे बढ़ती हैं। ये क्या करती हैं, मूल तरंगिकाओं के चाल से ही क्या होता है, आगे बढ़ता है। यानी जब प्रकाश स्रोत से तरंगे निकलती हैं, निकलने के बाद यहाँ पे आती हैं और इस पे यहाँ से क्या होती हैं, गोली तरंगे निकलने शुरू होती हैं और यहाँ से जो तरंगे होती हैं, यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। ये नए स्रोत की तरह सब काम कर रहे हैं। ये नीला नीला जो है द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही है और इस पे जो नीला स्पर्श रेखा खींचा गया ना, ये तरंग के नए स्थिति को दर्शाती है। इस पे जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये तरंग की नई स्थिति को दर्शाती है ना। देखो, किसी भी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया आवरण यानी स्पर्श रेखा जो होती है, उस पृष्ठ पर उस क्षण तरंगार की नई स्थिति को दर्शाती है। जैसे आपके सामने है, ये ए बी डैश जो है, ये नया आवरण खींचा गया है, ये इस क्षण तरंग के नई स्थिति को दर्शा रही है। इस क्षण क्या करी, तरंग के नई स्थिति को दर्शा रही है ए बी जो आवरण खींचा गया है। यानी तरंगार के किसी भी क्षण तरंगार पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस क्षण तरंगार के नए स्थिति को दर्शाती है। ठीक है, नई स्थिति को दर्शाती है। ठीक है ना। अच्छा, चित्र में ए बी डैश जो है, ये तरंगार के नई स्थिति को दर्शाती है और इसके पीछे वाला भाग अग्रसित होने और अग्रसित नहीं होता है, आगे अग्रसित नहीं होता है, और आगे वाला भाग जो है आगे अग्रसित होता है। यानी ये वाला जो है आगे नहीं जाएगा, ये जहां है वहीं पर रह जाएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश, लेकिन ये ए बी आगे जाएगा और एक नया तरंग की स्थिति को भी बना देता है यहाँ पे, है ना। तो ये आपका तरंगार के द्वितीय तरंग, इनके हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत है। इसको एक बार दोबारा से हम लोग रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए क्या होता है। हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादन किया। जैसे सरकार रोडों पे चलने के लिए ट्रैफिक रूल लगाती है, उसी तरह से हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों को चलने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादन किया। जिस सिद्धांत को क्या कहते हैं, जिस सिद्धांत को फॉलो करते, कौन, ध्वनि तरंगे हो गई या प्रकाश तरंगे, जिस सिद्धांत को फॉलो करते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत बोला जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के चारों तरफ के कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। और कंपन करते हुए जब एक साथ एक समान कला में होते हैं, जब किसी माध्यम में हम लोग क्या करते हैं, जब किसी माध्यम में हम लोग तरंग को भेजते हैं तो तरंग माध्यम के चारों तरफ के कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। कंपन करते समय जब वह समान कला में होते हैं, उसके खींचा गया बिंदु पथ को क्या कहते हैं, तरंगार कहते हैं। पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 क्या हुआ, तरंगार में स्थित सभी कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करते हैं और जिससे कि सभी दिशाओं में गोली तरंगे निकलती हैं। यहाँ पे ये तरंगार के सभी कण एक नए तरंग स्रोत की तरह कार्य करती हैं, जिससे कि सभी दिशाओं में गोली तरंगिकाएं निकलती हैं और ये तरंगिकाएं जो होती हैं मूल तरंग की चाल से आगे बढ़ती हैं। ये पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 क्या है, किसी भी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं पर खींचा गया आवरण यानी स्पर्श रेखा जो होता है, वह उस क्षण तरंगिकाओं की नई स्थिति को दर्शाती है। जैसे यहाँ पर ए बी डैश एक नया तरंगार्ग है जो कि स्पर्श रेखा खींचने से प्राप्त हुआ, जो कि नीला नीला वाला है। और ये तरंगार्ग में जो आगे वाला तरंगार्ग, पीछे वाला भाग अग्रसित होने वाले तरंगार्ग में भाग नहीं लेता है। इसमें क्या है, जो आगे वाला ये आगे अग्रसित होता है, लेकिन पीछे वाला आगे अग्रसित नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। देखो लास्ट टाइम में मेहनत का समय है, बहुत सारे बच्चे मेहनत में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन 100% फंसते हैं एग्जाम में। मैं बोल रहा हूं, लिख लेना नोट में अपने, कहाँ क्या करते हो, डायरी में लिख लेना या कहीं चिपका लेना कि ये क्वेश्चन 100% आएंगे, तो आएंगे। ठीक है, अच्छा जी सरकार, अब देखो, अब इसके आधार पे हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करेंगे, है ना। हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पे क्या करेंगे हम लोग, अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। कुछ लोग कहेंगे भैया लिख के लाते हो, समय बचाने के लिए बाबू, समय बचाने के लिए। यदि इतना कराने में 1 घंटा लग जाता है ना, इतना चीजें लिखने में, बाकी चीजें तो हमने समझा दिया। क्या ही मतलब है कि भैया जब तरंग चला ला तो माध्यम के चारों ओर के कंपन करे लगा ला, है ना। यही के कहल जाला, कंपन करने वाले कण का एक बिंदु पथ खींच लेंगे तो उसे तरंगार कहल जाला। दूसरी बात, तरंगार्ग के स्थित प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की तरफ व्यवहार करता है और जिससे सभी दिशाओं में नई तरंगिकाएं निकलता है, जिसे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, और ये मूल तरंगिकाओं से स्पीड से आगे बढ़ता है। अब हाइगेंस सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या
करेंगे। अपवर्तन की व्याख्या करने के लिए हमें यह फिगर बनाना होगा। और सच्चाई है कि जब मैं ऐप में पढ़ाता हूं तब पर भी एक ही बात बोलता हूं, आज भी एक ही बात बोल रहा हूं, मुझे फिगर बनाने नहीं आती है, तो आपको मैं फिगर के द्वारा ही समझाऊंगा। देखो, यह ऊपर एक माध्यम नंबर 1 है जिसे विरल माध्यम कहेंगे, नीचे सघन माध्यम है। आप इसे समझ सकते हो कि ऐसे करके है, नीचे पानी ऊपर हवा, हवा विरल नीचे पानी सघन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। और यम यम डैश जो है, यम और यह यम डैश है, यम यम डैश जो है यह आपका क्या है, अपवर्तक सतह है। क्या लिखोगे, यम यम माना यम यम डैश है, माध्यम 1 विरल माध्यम और माध्यम 2 सघन माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ है ना, पृष्ठ से पृथक करता है। माध्यम 1 में V1 वेग से या V2 वेग से माध्यम 1 तथा माध्यम 2 में प्रकाश के वेग से व्यक्त करता है। और यहाँ पर AB एक समतल तरंगाद AB जो है, एक समतल तरंगाद AB, देखो ये आपके सामने एक समतल तरंगाद क्या है, A है और ये B, एक समतल तरंगाद है, ठीक है, AB इस यमयन जो पृथककारी पृष्ठ है इस पे आपतित होता है। एक समतल तरंगाद AB जो है यम डैश पृथककारी पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है ना। और जिसका भाग A अपवर्तक तल को स्पर्श करता है तथा भाग B विरल माध्यम में रहता है। ए वाला देख लो, ये अपवर्तक तल AB को ये यम डैश को स्पर्श कर रहा है, B वाला विरल माध्यम में है। ठीक है सरकार। अब देखो B को अपवर्तक तल से C बिंदु तक पहुंचने में T समय लगता है। B से देखो, B से C तक इसे पहुंचने में कितना समय लगता है, T समय लगता है। अगर BC, अब यहाँ पे वेग क्या V1 है, तो आपको पता है यहाँ पे पता क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको पता है क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है भैया, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर काल गुणे समय, है ना? तो दूरी दूरी यहाँ पे दूरी क्या है, यहाँ पे दूरी क्या है, B से C दूरी है, तो दूरी BC बराबर काल V1 गुणे समय T हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी ये दूरी BC बराबर V1 इंटू टी हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, V1 इंटू टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी सरकार, है ना। अब आगे चलते हैं, इतने ही समय में तरंगाद A का सघन माध्यम में V2 वेग से पहुंचता है ना, और B को केंद्र मार के V2 त्रिज्या लेकर खींचा जा तो C पहुंचता है ना। देखो, अब जितना समय में V1T जितना समय पहुंचा उतने ही समय में यहां से भी तरंगे चलती हैं, कहां से, A से भी तरंगे चलती उतना समय में, और ये यहां पर यहाँ पर V2 वेग है, तो यहाँ पे V2T लंबाई की चलती हैं, VD दूरी कितना, V2T लंबाई की चलेंगी। ये क्या है, V1T है, ठीक है, T V1 या V2 V1T इसको लिख सकते हो ना। इसकी दूरी क्या है, V1T, इसकी दूरी क्या है V1T, इसकी दूरी क्या है V1T, और इसकी दूरी क्या है V2T है। ठीक है सरकार, चलो V1T और V2T है ना। अब आपको पता है V1 जो है विरल माध्यम, तो V1 का प्रकाश की चाल V1 का मान अधिक होगा और V2 का मान कम होगा, क्यों, क्योंकि V2 सघन माध्यम में है। ठीक है भैया, अब देखो बहुत ही आसानी से काम करेंगे यहाँ पर। देखो वही बात लिखा है कि भैया इतने ही समय में तरंगार A वाला भाग सघन माध्यम में V2T दूरी तय पहुंचता है, और यदि A को V2T त्रिज्या लेकर दूसरा चाप खींचा जाए तो C बिंदु पर रेखाखंड खींचता है, और D स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो AD की दूरी क्या हो जाएगी, V2T। CD की दूरी अपवर्तित तरंगार्ध कहलाएगा, है ना। अब देखो ये दूरी जो है AD क्या हो जाएगी, AD यहां से AD ये दूरी क्या हो जाएगी, V2T के बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे खींचना चाहें तो ये आपका अपवर्तित तरंगार्ध CD हो जाएगा, T और D को मिला देंगे तो ये अपवर्तित तरंगार्ध CD हो जाएगा, है ना। तो CD क्या है, अपवर्तित तरंगार्ध कहलाता है। चित्र में आपतित तरंगार्ध AB है, अपवर्तित तरंगार्ध CD है, यम डैश पृथककारी पृष्ठ है, और I और R, I क्या है, आपतन कोण है, R अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे त्रिभुज में चलेंगे, इसको हम लोग मिटा देंगे, अपने हाथों से लिखेंगे, ठीक है ना।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो साइन आई है ना। अब देखो ए बी सी वाले त्रिभुज में, ए बी सी वाले और ए बी ए डी सी वाले त्रिभुज में है ना, नीचे जो नीचे वाला त्रिभुज ए डी, ये डी है ना, ये डी है, ए डी सी त्रिभुज, इन दोनों में लेंगे तो साइन आई, दोनों में साइन आई निकालोगे, तो अगर इसमें साइन आई निकालोगे, साइन आई, ये कोण आई है ना, साइन ये कोण आई है, तो ये कोण आई है, तो देखो लंब बटे कड़ होता है, तो लंब बी सी बटे कड़ ए सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़, लंब यहाँ पे बी सी बटे कड़ ए सी हो जाएगा। बहुत आसान है प्यारे बच्चे, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, ये लगाया मैंने। यहाँ पे लंब कौन है, ये लंब हो जाएगा बी सी बटे कड़ ए सी हो जाएगा, सबसे लंबी भुजा है ना। और इस वाले में देखते हैं, इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, किसमें, ए डी सी में, है ना। ए डी सी में साइन आर इज इक्वल टू निकालोगे, तो यहाँ पे यही आर है ना, ये आर है, आर इज इक्वल निकालोगे तो लंब ए डी बटे कड़ बी सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, है ना। तो ए डी बटे ए सी हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, इसको समीकरण नंबर 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण नंबर 1 को 2 में भाग देने पर, जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा भैया, है ना, ध्यान से समझना। देखो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अभी मत मानो समीकरण नंबर 1, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बी सी का भुजा V1 T हो जाएगा अपान ए सी, और इसी तरीके से यहाँ पे V2 T अपान ए सी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमने साइन आई बटे साइन आई आर निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, V1 T बटे ए सी अपान V2 T बटे ए सी, ये ए सी का टी टी से कट जाएगा, तो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू V1 बटे V2 इज इक्वल टू नियतांक, ये हो जाएगा आपके सामने, है ना, ये आपके सामने हो जाएगा। और आपको पता है ये किसका नियम है, स्नेल का नियम है, यही तो स्नेल का नियम है, और अपवर्तन का नियम प्रूव भी हो गया, यही तो स्नेल का नियम है। ठीक है, यह अपवर्तन का नियम प्रूव भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो n1 n2 अगर अपवर्तनांक है तो माध्यम 1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक है, तो n1 इस माध्यम 1 और n2 का अपवर्तनांक है, तो साइन आई बटे साइन n2 अपान n1 हो जाएगा, और माध्यम 2 माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक कर सकते हैं, जो कि चित्र में स्पष्ट है। और दूसरी बात, आपतित तरंगार, अपवर्तित तरंगार और आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में है, ये द्वितीय नियम को भी फॉलो करता है। जैसे देखो ये आपतित तरंगार ए बी हो गया, अपवर्तित तरंगार सी डी हो गया, और आपतन बिंदु पे ये अभिलंब जो है, ये तीनों एक ही तल mm डैश में उपस्थित है, mm डैश के भरोसे खड़ा है ना, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ से आपका अपवर्तन की व्याख्या भी हो गई है, ये बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश किया, चलो ठीक है। अब देखो एक तो ये क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, ये ज्यादा बनता है, क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पे परावर्तन की व्याख्या करिए, किसकी, परावर्तन की व्याख्या करिए। उस क्वेश्चन में किसका था, अपवर्तन का था, अब परावर्तन की व्याख्या कराने के लिए कह रहा है, हाइगेंस के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करिए, परावर्तन के नियमों को लिखिए, ठीक है। अच्छा जी सरकार, पहले द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत, इसको तो ऑलरेडी मैंने अभी अभी कराया है, वही सब सिद्धांत दोबारा से यहाँ पे टाइपिंग करवा दिया है। अब हम परावर्तन की व्याख्या करेंगे। परावर्तन की व्याख्या के लिए हम लोग एक फिगर की व्यवस्था करेंगे, जिसमें यम यम डैश क्या है, कि अपवर्तक सतह है, तो वही बात लिखा है, हाँ यहाँ पे, ठीक है। निम्न चित्र के अनुसार समतल पृष्ठ पर यम यम डैश, क्या, यहाँ पे यम यम डैश पर ए बी एक समतल तरंगार्ध क्या है, ए बी एक समतल तरंगार्ध क्या है, आपतित है, यानी ए बी एक समतल तरंगार्ध क्या है, यहाँ पे आपतित है, ए बी एक समतल तरंगार्ध क्या है, आपतित है, पहली बात हो गया। और टी बराबर 0 पर, है ना, ए बी यहाँ पर एक समतल तरंगार्ध यह आपका आपतित है, यह है आपके सामने। और टी बराबर 0 पे क्या है, टी बराबर 0 पर यह ए जगह है, बी बी जगह है, ठीक है सरकार। टी बराबर 0 पर बिंदु ए पर पहुंचता है तथा टी समय में ए डैश पर पहुंच जाता है, तो ए डैश क्या, आपतित तरंगार्ध है ना, ए कहाँ गया, देखो ए है, देखो ए बी या आपतित तरंगार्ध है, ठीक है। बी देखो यहाँ पे माध्यम की में चाल कितना है, भी हो जाएगा,
तो देखो बी जो है टी समय में भी वेग से टी समय में भी टी सी पे पहुंच जाता है, और उतने समय में यह ए जो है डी पे पहुंच जाता है। यहाँ पर ए डैश नहीं है, हाँ, ये भी ए डी है ना, ये डी पे पहुंच जाता है ना। टी समय में ए पहुंचता है, टी समय में ये डी पे पहुंचता है, डी पर पहुंच जाता है ना। जहां पर ए और डी डी पर पहुंचती है, ए जब जब तरंगे ए से सी पर पहुंचती है, इसको मिटा देते हैं, ध्यान से समझना। बिंदु बी से सी पर पहुंचती है, सी पर पहुंचती हैं तो तरंगे ए बी पहुंचती हैं, तो ये तरंगे कौन सा होता है? देखो सबसे पहले टी बराबर 0 पे पहुंचता है, ए पे रहता है। ए से टी समय में यह ये सी वाला जो है कहाँ पे, बी वाला कहाँ पे पहुंचता है टी समय में? भीटी भीटी दूरी तय करके कहाँ पे पहुंचता है? सी पे पहुंचता है। और ए वाला भी भीटी दूरी तय करके डी पे पहुंचता है ना। यानी यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि बीसी बराबर एडी बराबर कितना है? भीटी दूरी है, ठीक, ये है दूरी बराबर वेग इंटू समय होता है, तो इस तरीके से दूरी हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना, ये दोनों है। अब देखो टी बराबर 0 पे यह बिंदु ए पर पहुंचता है तथा टी समय में यह डी पे पहुंचता है ना। टी समय में कहाँ पहुंचता है? यह डी पे पहुंचता है। टी समय में यह ए डी पे पहुंचता है, ठीक है। इसी तरीके से टी समय डी पे पहुंचता है जब यह ए डी आपतित तरंगार्ध है, तथा जब यह बी सी क्या है? बी सी क्या? परावर्तित तरंगार्ध है। ए बी आपतित तरंगार और ये बी सी क्या है? आपका परावर्तित तरंगार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर आप लोग को पता है कि ए सॉरी यहाँ पे बी से सी, बी सी बराबर, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया ये बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी बराबर कितना होता है? भीटी होता है। यहाँ पे मैंने स्पष्ट किया, ये ए से यहाँ तक पहुंचा, ये यहाँ तक का, दोनों की दूरी भीटी के बराबर है, ठीक है। अच्छा जी सरकार। और त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, यहाँ पे सी कर लो, त्रिभुज ए बी सी कर लो, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, यहाँ पे ए बी सी, ये कोण आई है, साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? देखो ए बी लंब, सॉरी ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा यहाँ पर भैया? देखो लंब, लंब क्या है यहाँ पर? देखो ए बी सी है, इसमें लंब क्या है? ए बी लंब है, यहाँ पर ए बी लंब हो जाएगा बटे बी सी कितना है भैया? बी सी यहाँ पे क्या? ए सी है ना बेटे, लंब बटे कड़ ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी वाले त्रिभुज में यही है ना। और अगर त्रिभुज अगर हम लें ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ये ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, इसमें क्या हो जाएगा? साइन आर इज इक्वल टू लंब आपका क्या है? ए डी बटे ए सी कर, ठीक है। साइन, बताओ क्या हो जाएगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान देना, ए डी सी में, ए डी सी में, यहाँ पर ये लंब ए डी, लंब क्या है? ए डी बटे कड़ क्या होगा? ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अच्छा यहाँ पे लंब बीसी होगा ना, इसके सामने भुजा लंब बीसी होगा, ये गलती हो गया,
यहाँ पे लंब क्या होगा, BC होगा। इसके देखो समकोण के सामने की भुजा लंब होती है ना, यहाँ पे कर्ण BC हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये साइन R हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे समीकरण नंबर इसको 2 मान लो, तो देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन I इज इक्वल टू साइन R कितना हो जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, देखो क्यों, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ BC है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन I इज इक्वल टू VT अपान BC AC हो जाएगा। इसी तरह से साइन R इज इक्वल टू साइन R इज इक्वल टू VT अपान AC हो जाएगा। दोनों का वैल्यू बराबर हो तो साइन I इज इक्वल टू साइन R हो जाएगा। I इज इक्वल टू कोण I इज इक्वल टू कोण R होगा। ये यहाँ पर दोनों के अपवर्तन कोण बराबर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये स्पष्ट है कि यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देख लो, इधर यहाँ पे देखो आपतित तरंगार्ध हो गया, परावर्तित तरंगार्ध हो गया, आपतन बिंदु पे अभिलंब तीनों एक ही तल में। पहली पॉइंट यहाँ सिद्ध हो गया। दूसरी बात यह है कि आपतित किरण यमयन पृष्ठ पर अभिलंब के कोण बनाती है, उसमें आपतन कोण I या परावर्तन कोण R बराबर है। तो देखो आपतन कोण I परावर्तन कोण R बराबर हो गया, मतलब कि यह आपके अपवर्तन के नियम की व्याख्या करता है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा नाम गड़बड़ा गया था इसलिए स्टेटमेंट गड़बड़ा गया था। यहाँ पर मैंने रटा रटाया नाम लिख दिया, लेकिन यहाँ पे फिगर दूसरी जगह से उठाया था इसलिए गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो इसमें देखो सीधी सी बात है, ए बी आपतित तरंगार्ध है, ठीक है। तो बी से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है, टी समय में सी पे पहुंचती, और ए से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है, टी समय में डी पे पहुंचती है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे, इसमें साइन थीटा देखेंगे तो ये आई, कोण आई यहाँ पे रहेगा। इसके जस्ट सामने की भुजा BC लंब और ये कर्ण हो जाएगा AC। इसी तरह से यहाँ पे ये इसके जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, यह AD लंब और AC कर्ण हो जाएगा। जब AD BC का मान देखा गया, दोनों का मान VT के बराबर था, तो यहाँ पे VT के बराबर किया, तो यहाँ पे VT के बराबर कर दिया दोनों का मान, तो यहाँ पे साइन I बराबर साइन R हो गया। ये आपके वैल्यू हो गए, ठीक है ना प्यारे बच्चे, क्लियर है। और हाँ, लास्ट टाइम चल रहा है, इस टाइम में अगर आपको जबरदस्त तैयारी करनी है तो आप सभी लोग अंतिम प्रयास बैच को ज्वाइन कर लो। मैं सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि देखो अंतिम प्रयास बैच ऐसा है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं चैप्टर वाइज के, उसको मैं यहाँ पे अपलोड करवा दिया हूँ। बस आपको उतना ही पढ़ना है, पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप उतना पढ़ लेते तो उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यह वादा करता हूँ आपको। लेकिन आपको इतना बढ़िया से दम लगा के पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो भाई बिना देर की आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके। इसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, 5 साल के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर भी इसमें दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। शिखर 1, शिखर 2, शिखर 3 बैच फ्री दिया जा रहा है, मात्र 299 रुपये के फीस में। आप इस फीस में ज्वाइन करके अपने तैयारी को अलग लेवल पर ले जा सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आप ज्वाइन है तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि हम मजबूत हों, ठीक है। यहाँ पे बाकी खुद से ज्वाइन करना तो यहाँ पे अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे बोर्ड एग्जाम सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर देखेंगे अंतिम प्रयास, इस पर क्लिक करके बाई करके आप अपने से भी बाकी के फर्दर प्रोसेस करके स्कैन QR भी करोगे तो स्कैनर भी बेच के किसी से ज्वाइनिंग ले सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सभी को जय माँ सरस्वती, सभी को जय माँ सरस्वती अंतिम बार मैं कहूँगा। और हाँ, इसके आगे अगर आपको नर्सिंग की तैयारी करनी है तो नर्सिंग की भी तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हो, CUT की भी तैयारी हमारे साथ कर सकते हो। बस इतना हम कहूँगा, तैयारी सब कुछ करना लेकिन लास्ट टाइम में पूरा फोकस के साथ में पढ़ना, ठीक है। तो भाई चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ये दोनों सिद्धांत हो गया, 10 नंबर तैयार हो गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय माँ सरस्वती।